नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एडू टॉक इन में। मेरा नाम है अनिल थापा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अगले क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस को डिटेल में समझा था और ये समझा था किस तरह से हम क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दिए हुए 3 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही है। तो पहला ऑप्शन है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन, मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ कमीशंस। सेकंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 envisages a public service commission for the federation and a provincial public service commission for each province or group of provinces. Third है, the Federal Public Service Commission came to be known as the Public Service Commission by virtue of clause 1 of the Article 378 of the Constitution in 1950. तो इन ऑप्शंस को समझने से पहले हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इंडिया में सबसे पहले जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया, पहला पब्लिक सर्विस कमीशन, इट वॉज इन 1 अक्टूबर 1926 में। किस एक्ट के अंदर? इट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। इस कमीशन में टोटल मेंबर्स जो थे वो 5 थे और इस सर्विस कमीशन का पहला जो चेयरमैन था, इट वॉज द सर रॉस बार्कर। नाउ 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड 3 बातें बोली गई। पहला, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब 2 या 2 से अधिक जो प्रोविंसेस है उनके लिए एक ही कमीशन को बनाना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये एक्चुअल वही कमीशन था जिसे 1926 में स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज अ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी कमीशन का नाम चेंज करके 1937 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। तो ये जो अभी तक जो सर्विस कमीशन दोनों हमने देखे, तो ये कहाँ थे? ये ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए कमीशन थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इस संविधान के लागू होने के साथ ही जो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, ठीक है, अब इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 378 के अंदर, आर्टिकल 378 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। नाउ अब हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूपीएससी का जो मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 14 में इसको मेंशन किया गया है। अंडर आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक यूपीएससी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी बात की गई है। तो इस तरह से जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इट बिकम्स द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यूपीएससी कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मेन काम क्या है? जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके लिए क्या करना? रिक्रूटमेंट करना। और इसी वजह से इसको क्या बोला गया है? सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। इस यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नाउ हम समझ लेते हैं इसके कंपोजिशन को। हालांकि इसके कंपोजिशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यूजुअली इस कमीशन के अंदर 9 से लेकर 11 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इन मेंबर्स का जो टेन्यूर है वो 6 इयर्स का होता है, या फिर अगर कोई 65 ईयर की एज अचीव कर लेता है तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 65 ईयर के बाद एंड हो जाता है। इन मेंबर्स के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर होता है, यानी ऐसा नहीं है कि इन्हें जब चाहे जब इनके पद से हटा दिया गया। नाउ इन मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट है और रिमूवल है, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है और इनका रिमूवल भी किया जाता है। नाउ इस पार्ट 14 के अंदर जो आर्टिकल 318 है, ये बात करता है पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ। यानी इस कमीशन के अंदर जो भी मेंबर्स हैं और जो भी स्टाफ है उनकी सर्विस कंडीशंस को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो कौन बनाता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके लिए जो सर्विस कंडीशंस हैं इनके मेंबर्स और स्टाफ की, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर्स और उसका स्टाफ है उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है ना। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनका जो चेयरमैन होता है और अदर जो मेंबर्स होते हैं इस कमीशन में, उनका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका जो रिमूवल है इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, नाउ हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन, मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो यूपीएससी यूपीएससी का जो यूपीएससी कमीशन है, ठीक है, उसके मेंबर्स के लिए, उसके स्टाफ के लिए जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। और हमने अभी क्या जाना था कि जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस को देखें तो पहले में क्या है ए एंड बी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में क्या है ए बी एंड सी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा क्या है बी एंड सी ओनली। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी एंड सी ओनली, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होगा, क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एनविसेज द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फेडरेशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच प्रोविंस और ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। इसको हमने अभी जाना, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन केम टू बी नोन एज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 378 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? बी एंड सी आर ओनली द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है? तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 18, दूसरा है आर्टिकल 20, तीसरा है आर्टिकल 19, चौथा है आर्टिकल 17। ठीक है, तो पहले हम आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम एबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के अंदर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हैं तो इसमें किस तरह के टाइटल्स की बात की गई है? ऐसे जो टाइटल्स जो हेरिडिटरी इन नेचर्स हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 18 सिर्फ और सिर्फ जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उनके अबॉलिशन की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराजा, राज बहादुर। ठीक है, तो इस तरह के जो टाइटल्स हम यूजुअली देखते हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ठीक है, जो इंडियंस थे दे अडॉप्टेड सच काइंड ऑफ टाइटल्स। तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट इनके पीछे था कि इस तरह के जो टाइटल्स हैं दे परपेचुएट द इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। नाउ इस आर्टिकल का जो एक्सेप्शंस है, ये आर्टिकल जो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं या जो इस तरह के जो टाइटल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेजर जनरल की हम बात करें, मिलिट्री में जो मेजर जनरल की पोस्ट होती है। ठीक है, और हम एकेडमिक डिस्टिंक्शन की बात करें तो जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो इस तरह की जो डिस्टिंक्शंस हैं आर्टिकल 18 इनके अबॉलिशन की बात नहीं करता है। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। नाउ जब हम टाइटल्स की बात करते हैं तो एक कंट्रोवर्शियल चीज आती है नेशनल अवार्ड्स के बारे में। क्या जो नेशनल अवार्ड्स के अंदर जो टाइटल्स दिए जाते हैं दे आर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट? ठीक है, तो नेशनल अवार्ड्स बेसिकली जो नेशनल अवार्ड्स हैं इनको 1954 के अंदर स्टार्ट किया गया था, लेकिन इन नेशनल अवार्ड्स को 2 बार डिसकंटिन्यू किया गया है। पहला 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, लेकिन 1980 में फिर इसको रीस्टार्ट किया गया था। और फिर 1992 से लेकर 1995 तक ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं इनको देने की जो प्रोसेस थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 3 साल के लिए। फिर 1996 में इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया गया था। खैर, तो हम बात करते हैं कि नेशनल अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं। प्राइमरली जैसे भारत रत्न की हम बात कर रहे हैं, और जो पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो इन अवार्ड्स को लेकर 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी। ऐसा एलिगेशन लगाया गया था कि इस तरह के जो अवार्ड्स हैं दे परपेचुएट द इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी।
तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, यानी इनको लेजिटिमेट ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट दिया कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है वो कहीं इस बात के लिए मना नहीं करता कि जो लोग हैं उनके जो टैलेंट, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो मेरिट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा, ठीक है। लेकिन अपने इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन रखी कि इस ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं इनके अंदर जो भी टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो इन टाइटल्स को जो भी रेसिपिएंट है वो अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता, ठीक है। देयर इज नो प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ सच काइंड ऑफ टाइटल्स बिफोर आफ्टर द नेम ऑफ अ रेसिपिएंट। नाउ बैक टू द आवर क्वेश्चन। तो नाउ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इज द राइट आंसर। हम और भी आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो आर्टिकल 20 बेसिकली बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मींस इट आर्टिकल 20 ग्रांट्स करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन को। इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को पुराने लॉ के बेसिस पर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर किसी ने आज क्राइम किया है तो आज जो भी लॉ इन्फोर्स में है, ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही उस पर्सन को पनिशमेंट दिया जाएगा अगर वो पर्सन कोई भी क्राइम में ऑफेंस करता है, ठीक है। सेम पनिशमेंट के लिए सेम पर्सन को 2 बार या 2 से अधिक बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तीसरा, जो भी पर्सन है, जो भी अक्यूज पर्सन है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ विटनेस बने। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, यानी इसके अंदर जो 6 राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। कौन से? फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला है, दूसरा है पीसफुल असेंबल होना, तीसरा है एसोसिएशंस या यूनियंस को फॉर्म करना, फोर्थ है फ्रीली मूवमेंट, यानी जो इंडियन टेरिटरीज है उसके अंदर आप फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। फिफ्थ है कि सेटलमेंट, यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी इंडियन सिटीजन है वो किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं। और जो सिक्स्थ है, इट इज प्रैक्टिस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। नाउ आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है किसके अंदर? आर्टिकल 70 के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो अनटचेबिलिटी टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हमें ये बताना है कि ये जो बात बोली गई है, ठीक है, कि हर सिटीजन का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, ह्यूमनिज्म डेवलप करे और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म डेवलप करे अपने अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है? तो हम जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट बेसिकली बिलोंग्स टू द फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज मेंशन्ड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A। अंडर किस आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 51A के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 51A, ठीक है। बाकी के जो अदर ऑप्शंस हैं दे आर गिवन टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, यानी ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो भारत में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम थोड़ा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन को 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के आने के बाद स्टैब्लिश किया गया, यानी हर स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। कैसा प्रोविजन है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इनका काम क्या है? लोकल बॉडीज के जो भी इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट फ्री एंड फेयर मैनर में उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। अब लोकल बॉडीज क्या है? जैसे पंचायत हो गई और म्यूनिसिपैलिटीज। तो इन बॉडीज के अंदर जो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, ठीक है। ध्यान रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाता है,
ठीक है। नाउ अब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है? इट इज हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएंगी? वो भी गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन की जाएंगी। इसका जो टेन्यूर है वो कितना होगा? दिस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूवल यानी हटाने का जो काम है इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? इट इज द इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का जज होता है इसकी जो पोजीशन होती है वो उसके इक्विवेलेंट होती है। तो हम जानते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको रिमूवल कराने का काम किसका होता है? जब उनका जो रिमूवल होता है विच इज ऑल्सो डन बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यही रीजन है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इनको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। नाउ कम बैक टू दियर क्वेश्चन। नाउ हम अपना क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। इन इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई, नाउ हमें आंसर पता है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स in a state shall not exceed dash of the total number of members of the legislative assembly of that state। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेट के अंदर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्टर्स की जो संख्या है वो स्टेट असेंबली में जो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके संख्या के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 15%, तीसरा है 10% और चौथा है 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें एंटी डिफेक्शन लॉ को समझना होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ को 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इनेक्ट किया गया था। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था कि जो भी लोग एक इलेक्शंस के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं तो जिससे क्या है पॉलिटिकल टर्मोइल और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इससे कंट्रोल, इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये कब काम करता है? पोस्ट इलेक्शन, जब इलेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये काम करता है। लॉ के अंदर 3 एक्सेप्शंस दिए गए थे। तो 3 एक्सेप्शंस में पहला क्या है? मर्जर, यानी इलेक्शंस के बाद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें से 2/3 मेंबर्स अगर किसी दूसरे पार्टी के साथ मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन है प्रेसाइडिंग ऑफिसर, यानी इलेक्शंस के बाद जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होता है, फिर चाहे वो लोकसभा में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, तो हम जानते हैं कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होता है वो उसी हाउस के किसी एक मेंबर को बनाया जाता है। तो जब वो व्यक्ति उस हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है तो उसको रिलैक्सेशन दिया गया कि वो चाहे तो वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप को छोड़ सकता है, जब तक क्या है, जब तक वो उस पद पर बैठा हुआ है। उसका जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, वो उस पद से हट जाता है, तो वो अपनी पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। इस केसेस में क्या होगा? जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है वो अप्लाई नहीं होगा। थर्ड जो एक्सेप्शन है इट इज अ स्प्लिट, यानी इलेक्शंस के बाद अगर पार्टी के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर स्प्लिट हो जाता है और 1/3 मेंबर जो थे पार्टी के वो उस पार्टी को छोड़ देते हैं, तो उस केस में जो जिन मेंबर्स ने उस पार्टी को छोड़ा उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा एंड दे कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर हाउस। लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ये जो क्राइटेरिया था थर्ड वाला, स्प्लिट वाला, इसको डिलीट किया गया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो डिफेक्शन वाली प्रॉब्लम थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो फाइनली 2003 में इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू एक और कंडीशन रखी गई कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके साइज को लिमिट करना। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, दैट इज टू दी 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस। ठीक है।
और इस अमेंडमेंट के थ्रू किन आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया? आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164। आर्टिकल 75 किसकी बात करता है? जो यूनियन या सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसकी। और जो आर्टिकल 164 है ये किसकी बात करता है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो क्या क्राइटेरिया रखा? 15%। नाउ एक और इसमें कंडीशन रखी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, वो कम से कम कितने होने चाहिए? 12 मेंबर होना चाहिए किसी भी स्टेट में। 12 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अमेंडमेंट कहाँ पे मेंशन किया गया? अंडर आर्टिकल 164 में अगेन। तो ये जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है ये अप्लाई कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया है वो दोनों ही, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यूनियन में उस पर, और जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन पर, दोनों पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। नाउ तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट shall not exceed dash of the total number of members of legislative assembly of that state। तो यहाँ बेसिकली जो क्वेश्चन है वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, नॉट एक्सीड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी बात की गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 15%। तो ये थे सीजीएल 2023 में आए हुए पॉलिटी के अगले 5 क्वेश्चन, जिनको हमने डिटेल में समझा और इनके पीछे क्या रीजंस थे उसको भी हमने समझने की कोशिश करी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।